नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज एक करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ना केवल इसमें करंट से संबंधित बाकी इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, स्टैटिक जीके को भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ज्वालामुखी होते क्या हैं, मेरापी ज्वालामुखी क्या है, अभी ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। सारे इन पॉइंट्स को एक एक कर समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। आपको एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं और कई बार ज्वालामुखी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो क्यों न्यूज़ में अभी बना हुआ है। तो देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास गर्म बादलों का निर्माण को देखा गया है। उसके आसपास क्या है, गर्म बादल बन रहे हैं, जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। ऐसा वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। एक ही पिक्चर है, आप देखिए किस तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, किस तरीके से ज्वालामुखी फटते हैं। एक दरार के रूप में होते हैं ज्वालामुखी और छिद्र के रूप में भी होते हैं। जो छिद्र वाला ज्वालामुखी होता है इसमें विस्फोट बहुत भयानक होता है, अभी देखेंगे आगे चलकर। तो इसमें दरार वाला जो ज्वालामुखी होता है वो थोड़ा धीमे से फटता है और जो छिद्र वाला होता है इसमें बहुत भयानक विस्फोट होता है। दो तरीके के ज्वालामुखी इस तरीके से होते हैं। अब जरा मुख्य बिंदु है, इन पर नजर डालते हैं। क्या है, इंडोनेशिया के भूगर्भीय आपदा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास जो गर्म बादल बने हैं उनके फैलने का अनुमान लगाया है कि गर्म बादल ये और भी ज़्यादा फैल सकते हैं। जिसके कारण क्या किया गया कि कोई अगर आपदा आने वाली होती है तो उससे पहले लोगों को सचेत कर दिया गया और बताया वहाँ रहने वाले लोगों, जो 500 से अधिक लोग हैं, उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया या वहाँ से उन्हें हटा दिया गया। इसके पहले यह अगस्त 2020 में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइसलैंड पर सिनांगबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके करंट के लिए। अगर आप करंट पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो करंट के ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप ज़रूर अपने जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हों वहाँ पर ज़रूर इनको लिखते चलें। तो आइसलैंड पर सिनांगबुंग जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी के फटने से बड़ी मात्रा में राख और धुएं का गुबार निकला है। कोई भी ज्वालामुखी है जब वो फटता है ना बहुत तेज, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, ये देखिए तो कितनी तेज राख, धुआं, लावा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बाहर आती हैं। आप अगर इस सीन में देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये विस्फोट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो आबादी होती है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, लोगों की बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अभी जानेंगे कि ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, क्या है। अभी टॉपिक में बने रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा बड़ी मात्रा में राख और धुएं का गुबार निकलता हुआ देखा गया। धुआं इतना तेज था और राख करीब 5000 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंची थी। कितनी ज्यादा ऊंचाई थी, लगभग 5000। समझ सकते हैं कि विस्फोट कितना भयानक था। वहीं नवंबर में अगर बात करी जाए 2020 में, नवंबर 2020 की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में इली लेवेतलो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया के जो ज्वालामुखी हैं ये काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। तो 2020 में इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेरंगा प्रांत में भी इली लेवेतलो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ था। एक बात आप समझिए, जब भी ज्वालामुखी फटते हैं या कोई प्राकृतिक घटनाएं ऐसी होती हैं, उन सभी में क्या होता है, जान माल और सभी तरीके की हानि होती हैं। और साथ ही साथ केवल मानवीय हानि नहीं होती है, जो प्राकृतिक हानि वो भी बहुत ज़्यादा होती है। पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इतना धुआं, मिट्टी, आग, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो क्या होता है, पर्यावरण को भारी नुकसान ये पहुंचाती हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी क्या है और कैसा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और अभी ऐसा हुआ है तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि 6 महीने के बाद, अभी से 6 महीने के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें पूरी उम्मीद करी जा सकती है कि ऐसे प्रश्न उठ सकें। मेरापी पर्वत एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है जो मध्य जावा
और योग्यकार्ता इंडोनेशिया की बीच की जो सीमा है उस पर स्थित है। यह पृथ्वी के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है तो आपको बताना होगा कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इंडोनेशिया का भी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी विश्व में जितने भी ज्वालामुखी है उनमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर भी इसका नाम आता है। और अगर ये बात करी जाए कि जो इंडोनेशिया का है तो इंडोनेशिया में भी ये सक्रिय ज्वालामुखी के नाम में आता है। जितने भी पृथ्वी पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसमें माउंट मेरापी का नाम आता है। यह 1548 के बाद से नियमित रूप से फट रहा है या फूट रहा है। वर्ष में कम से कम 300 दिन मेरापी पर्वत से धुआं निकलता रहता है, मतलब इसमें उद्गार चलता रहता है। इसमें जो उद्गार है क्या हमेशा हमेशा थोड़ा थोड़ा होता रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब भयंकर हो जाता है उद्गार तो ये पूरा ज्वालामुखी फट जाता है। और इसमें होने वाले कई विस्फोट लोगों की मौत का कारण भी बनते हैं। 22 नवंबर होता क्या है, विस्फोट हुआ, बहुत सारी गैसें फैलती हैं, उस गैसों में कई बार इतनी दमघोटू गैस होती हैं कि उनसे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। 22 नवंबर 1994 को हुए एक बड़े विस्फोट से निकली गर्म गैसें 27 लोगों की मृत्यु का कारण बनी थी, जिनमें से अधिकतर ज्वालामुखी के पश्चिम में स्थित मुतिलान शहर के वासी थे। जो कहाँ के निवासी थे? मुतिलान शहर जो है वहाँ के निवासी थे। मुतिलान शहर के निवासी थे और ये कितने लोग, लगभग 27 लोगों की मृत्यु का कारण बन गई थी। एक दूसरा बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट 2006 में हुआ था। योगकर्ता भूकंप से ठीक पहले ये काम हुआ था। मेरापी पर्वत का इसके आसपास की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा होने के कारण इसे दशक का ज्वालामुखी के रूप में भी नामित किया गया है। जब यहाँ पर अक्सर कर गैसें और धुआं हमेशा निकलता रहता है तो एक दशक तरीके का ज्वालामुखी के नाम से भी इसे जाना गया। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। अभी आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में भी बताएंगे और इसकी इमेज भी दिखाएंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या है। एक अनुमान के मुताबिक इंडोनेशिया की लगभग 250 मिलियन आबादी जो है वो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आती है, जिसके कारण यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा हमेशा बना रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ज्वालामुखी जब फटता है तो वहाँ का हर तरीके का वहाँ पर नुकसान देखा जाता है, चाहे वो मानवीय नुकसान हो चाहे वो पर्यावरणीय नुकसान हो, दोनों तरीके के नुकसान देखे जाते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी होते क्या हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित या तो दरार या मुख के रूप में होते हैं। दरार का मतलब हो गया अगर ऐसी कोई दरार है, और ये होती किसके द्वारा है? प्लेट विवर्तनी क्रिया के द्वारा। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पूरा बताएंगे कि प्लेट विवर्तनी क्रिया क्या होती है। फिलहाल आप यहाँ पर देख ली कि अगर ये दरार है और एक होता है मुख, मतलब एक होते छिद्र के रूप में, एक तरीके का छिद्र सा होता है, और अगर यहाँ पर ये हल्का सा खुला होता है तो दो तरीके के होते हैं, दरार या फिर छिद्र, जिससे पृथ्वी के भीतर का जो लावा होता है, जो गर्म लावा होता है और गैसें होती हैं वो सब क्या आती हैं? बाहर निकलती हैं और विस्फोट बहुत तेज होता है। और ऐसे ही सेम इससे भी, इससे लेकिन उद्गार धीमे धीमे होते हैं। कई बार विस्फोटक हो सकता है, पर अगर बात करी जाए इन दोनों के कंपैरिजन में तो जो ज्वालामुखी होगा छिद्र वाला या मुख वाला, ये ज्वालामुखी ज़्यादा विस्फोटक होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी सतह एक विभंग या मतलब रप्चर होता है जिसके द्वारा अंदर से पदार्थ निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है? जो मैग्मा है, गर्म लावा है, राख है, गैस है, ये सब क्या बाहर आते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निस्सत्र इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप ज्वालामुखी पर्वत भी बनते हैं। कई पर्वत हैं जो इनके लावा निकलने से भी बनते हैं। उन सभी को जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो वहां पर बताऊंगी कि ज्वालामुखी से बने हुए कौन कौन से पर्वत हैं, उनके क्या नाम हैं। ज्वालामुखी का संबंध जो है प्लेट विवर्तनी क्रिया से है। दो प्लेटें होती हैं, अगर ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप की स्थिति, ज्वालामुखी की स्थिति अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक एक करके मैं पूरी आपको प्लेट विवर्तनी क्रिया समझाऊंगी, क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा ये प्लेटें सीमाओं के सहारे
पाए जाते हैं, प्लेटों की जो सीमाएं हैं उनके सहारे पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेट सीमाएं पृथ्वी की ऊपर परत के विभंग उत्पन्न कर हेतु कमजोर स्थल उत्पन्न करा देती हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंपन होता है, तो कई बार क्या होता है, भूकंप आते हैं, कई बार ज्वालामुखी फटते हैं। ये सारी क्रिया इन्हीं के द्वारा होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वालामुखी या भूकंप आने के कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्लेट विवर्तनीय क्रिया के कारण ही ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति मैंटल प्लूम से मानी जाती है। किनसे मानी जाती है? मैंटल प्लूम से। और ऐसे स्थलों को हॉट स्पॉट की संज्ञा भी दी जाती है। भू आकृति में ज्वालामुखी को एक आकस्मिक घटना के रूप में देखा जाता है। जो भू आकृति विज्ञान है उसमें क्या माना जाता है कि ज्वालामुखी एक आकस्मिक घटना है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बलों में इसे रचनात्मक बल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इनमें कई स्थल रूपों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भूगोल इनका अध्ययन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में करता है, क्योंकि इससे पारितंत्र और जान माल को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है और मृत ज्वालामुखी होता है। सक्रिय ज्वालामुखी, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है नाम से, वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे कि हवाई द्वीप का मानो लोआ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिसिली का एटना बहुत बार पूछा गया है, और स्ट्राम्बेली ये भी पूछा गया है। इटली का विसुवियस ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इक्वेडोर का कोटोपैक्सी ये भी पूछा गया, और अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप, ये क्या है, सभी के सभी बहुत सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी, अभी कुछ समय पहले इसमें भी उद्गार हुआ था। तो जितने भी ये ज्वालामुखी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जहां पर भी प्लीज आप लिख रहे हो इनका नाम जरूर लिख लें। हवाई द्वीप का मानोलोआ, सिसिली का एटना और ट्रांसवैली, स्ट्राम्बेली, इटली का विसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी और फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी। कम से कम आप इतने नोट्स तो बना ही लें कि ये सक्रिय ज्वालामुखी कैटेगरी में आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी की कैटेगरी में कौन आता है, तो आपके पास अगर ये ऑप्शन आपको पता है तो आप अपने आंसर को बिल्कुल सही टिक करेंगे। सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, देखते हैं क्या है। वे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्षों तक शांत पड़े रहते हैं, लेकिन उनमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे तो ये 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक शांत है, लेकिन कभी भी इनमें उद्गार हो सकता है। संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखियों में इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है, तो जापान में है, आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया का क्राकाटाओ एवं अंडमान और निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको लिख लेना चाहिए अपने कमेंट उसमें जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो। मृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो युगों से शांत हैं, उनमें विस्फोट होना बंद हो गया है। संसार की कुछ मृत ज्वालामुखियों में म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मोनाको और इटली का कोह सुल्तान आदि शामिल हैं। ये भी पॉइंट आपको लिख लेने चाहिए। ये सभी के सभी जितने भी 3 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करे हैं बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। रिंग ऑफ फायर को आप जरा एक बार नज़र में देखिए, किस तरीके से रिंग ऑफ फायर, ये देखिए पूरी जो श्रृंखला है प्रशांत महासागर की चारों ओर की, ये देखिए सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखियों की पूरी श्रृंखला को दर्शा रहे हैं। एक बार देख लेंगे, ये देखिए पूरी की पूरी ये क्या दिखा रहा है, रिंग ऑफ फायर एक तरीके का बनता हुआ दिखाई आपको दे रहा है। तो इस इमेज को आपको समझ में आ गया होगा देखकर, और नहीं तो आप क्या करिए, आप अपने जो आपकी एटलस है उसमें जाकर पूरा इसको समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी एवं भूकंपीय श्रृंखला है। सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं, इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। यह विभिन्न विवर्तनीय क्रियाओं, टेक्टोनिक प्लेट किनारों के सहारे फैली हुई एक श्रृंखला है
जहां लगभग 450 ज्वालामुखी और विश्व के 75 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत जो महासागरीय मेखला है के नाम से भी जाना जाता है। इसको कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम ही रिंग ऑफ फायर है। तो जो अगर आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में पता है वही आपको इसके बारे में भी पता होगा। क्राकाटाओ इंडोनेशिया, माउंट फ्यूजी जापान और सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व प्रमुख ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशक ज्वालामुखी है। कौन सा सबसे अधिक विनाशक ज्वालामुखी है? जो मैक्सिको में है पोपोकैटेपिटल, ये सबसे विनाशक ज्वालामुखी में आता है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना खाई है जो कि कितना है 35,827 फीट है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है। ये जो भी वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया इसमें कम से कम 80% पार्ट ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ना केवल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। जब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तब आप देखिएगा कि ज्वालामुखी से संबंधित कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर किया करिए ताकि और लोग भी इसके बारे में देख सकें। वीडियो में अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि मैं उन कमियों को अगले वीडियो में सुधार कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।